उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। देखिए पिछले क्लास में क्लास 11 की हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग देख रहे थे लिविंग्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख रहे थे हम लोग, ठीक है, कि जो लिविंग्स होते हैं उनको नॉन लिविंग से हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या देखा था, ग्रोथ को डिफाइन कर लिए थे, ठीक है। ग्रोथ के बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग देख लिया था, मेटाबॉलिज्म भी देख लिया था। अब आज जो हम लोग देखते हैं वो हम लोगों को कॉन्शियसनेस एंड रिप्रोडक्शन। तो आज की क्लास में हम लोग जो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसका ये दो पॉइंट कौन कौन सा, कॉन्शियसनेस एंड रिप्रोडक्शन, इन दोनों चीजों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसकी कॉन्शियसनेस की, ठीक है। कॉन्शियसनेस माने होता है बेटा चेतना, ठीक है। चेतना को आप कैसे समझो, एक आप सुने होंगे कि घर वाले कहते हैं ना कि बेटा चेत जा नहीं तो बहुत भोगी जा, सुनते होंगे आप ये चीज जो कहते हैं। तो चेतना मतलब होता क्या है। अब जैसे आप देखे होंगे कि घर में अगर आपका कोई छोटा बच्चा है, आप उसके साथ खेल रहे हो, वो भी आपके साथ खेल रहा है ना। अब होता क्या है कि बच्चे होते हैं गाल पे इस तरीके से पट से मार देंगे, अब फिर जब आप उनके गाल पे पट से मारोगे तो क्या करते हैं, हंस देते हैं धीरे से, फिर आप पट से मारे, फिर वो हंस दिए, फिर वो पट से मारा, हंस दिए, यानी कि वो आप जो वो आपके गाल पे धीरे धीरे मार रहा है और आप हंस रहे हैं, है ना। अब लेकिन वो कब तक मारता है, कभी कभी अगर मान लीजिए बाल पकड़ लिया या नोच नाच लिया तो क्या होता है, अब आप उसके ऊपर कोई ना कोई एक रिएक्ट करते हो, कोई ना कोई एक रिएक्शन देते हो, वही हमारा क्या है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई तुमको गरिया रहा है, मन में तुमको गरियाने लगोगे, या जो है अब इस तरीके से कोई अगर हाथ तान के थप्पड़ मारने के लिए कोई आगे बढ़ा तो आप क्या होंगे, सजग हो जाएंगे। यही हमारा क्या होता है, चेतना होता है। तो चेतना को आप डिफाइन कैसे करोगे, ये जो होता है अवेयर, इट इज अवेयर टू इट्स इन्वायरमेंट, अवेयर टू इट्स इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, aware to its environment and response to its stimuli। stimuli क्या होता है, stimuli या stimulus ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चिकोटी काट रहा है ना, तो चिकोटी जब काट रहा है तो आप इस तरीके से वहां से बगल हो जाओगे, आप वो हाथ वहां से हटा लोगे जहां भी काट रहा है। अब चींटी आपको काट रही है, आपको कैसे पता चला, तो ये जो मान लीजिए कोई भी चिकोटी आपको काटा वो क्या है, स्टिमुलस है। अब आप उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन किए, जो आप वहां से तुरंत एक्शन लिए, हटा लिए, वही हमारा क्या है, उसका रिस्पॉन्स होता है। तो कॉन्शियसनेस की बात समझ में आई क्या, अवेयर टू इट्स इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो ये जो फीचर है, क्या ये नॉन लिविंग में भी ऐसा होता है, नहीं होता है। ये किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स में ही ऐसा होता है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ किसका, लिविंग, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। तो जो ये लिविंग की है ये डिफाइनिंग फीचर है। एक चीज एनसीईआरटी में दिया है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। एनसीईआरटी में एक चीज लिखा हुआ है सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब ये क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसको कहते हैं स्वचेतना। देखो जो भी एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, चेतना होगी, उनमें जो होगा एनिमल्स जो भी होंगे उनमें क्या होगा, कॉन्शियसनेस होगा। लेकिन इकलौता ह्यूमन ऐसा है, ये किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में। इकलौता ह्यूमन ऐसा एनिमल है बेटा जिसमें क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब जैसे मान लीजिए कि ठंडी का सीजन होता है, ठंडी का सीजन जब चल रहा होता है तो उस समय क्या होगा कि हम लोग और ठंडी से बचने के लिए ह्यूमन क्या करता है, कई तरीके के गर्म कपड़े पहनने लगता है ना। गर्मी का सीजन चलता है तो कई फैन वगैरह, कूलर, एसी, ये इन सारी चीजों को एडजस्ट करने लगता है। तो क्या ऐसा कोई एनिमल करते हैं क्या, जब
जब कोई भी मान लीजिए कोई भी सीजन बदल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या कोई एनिमल अपने आप को चेंज करते हैं? नहीं करते। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी हम लोग हैं कहीं पे जा रहे हैं, गंध आ रही है, कहीं से गंध आती है तो क्या करेंगे? नाक पे रुमाल रख लेंगे, है ना, या नाक को बंद कर लेंगे या सांस को रोक लेंगे वहां पे। तो ये चीज अभी देखो जो कोरोना काल चला था, कोरोना काल में देखो जो ह्यूमन था वो मास्क वगैरह लगाना सीख गया था या मास्क वगैरह लगा रहा था। क्या और कोई एनिमल ऐसा कर रहा था? क्या नहीं कर रहा था। तो यही चीज क्या होती है? सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये बात समझ में आई कि जो कॉन्शियसनेस होता है जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी? लिविंग। अच्छा, जो यहीं पे कंडीशन दी है सीआरटी में, जो कोमा में पर्सन चले गए होते हैं, जो पर्सन कोमा में चले गए होते हैं, कोमाटोज पेशेंट होते हैं, वे लिविंग है कि नॉन लिविंग? वे जो है क्या होंगे? लिविंग होंगे। हाँ, उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस मान लीजिए नहीं होगी, लेकिन बाकी जो लिविंग्स के कैरेक्टर, अब जो हम लोग लिविंग को डिफाइन कर रहे हैं वो सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस के बेसिस पर तो डिफाइन नहीं करेंगे ह्यूमन का, उसके लिए और भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो कोमाटोज पेशेंट है यानी कि जो कोमा में गया हुआ पर्सन है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भाई ये सेल्फ कॉन्शियसनेस ही तो नहीं है, इसलिए हम लोग उसको क्या मानेंगे कि वो क्या है? अपना लिविंग। आई इतना बात समझ में कॉन्शियसनेस की? तो कॉन्शियसनेस में लोग क्या कहेंगे? इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। अब इसके बाद जो लोगों की नेक्स्ट हेडिंग आती है वो कौन सा है? रिप्रोडक्शन। अगला कौन सा बेटा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पता ही होगा पहले से ही कि क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन माने क्या होता है? जनन होता है। ठीक है, देखो रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा? जनन होता है। नाम से ही देखो ना इसके क्या लिखा है? री प्लस प्रोडक्शन। री प्लस प्रोडक्शन। री मींस क्या होता है? अगेन। प्रोडक्शन मींस क्या होता है? बनाना या उत्पन्न करना। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग्स होते हैं, अभी के लिए अभी ये समझो कि जो भी लिविंग्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन है क्या? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है या बनाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग like to itself। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। देखो बेटा, एक बात यहाँ पे लिखा है like to itself। इसका मतलब क्या है? like to itself का मतलब ये है कि हाथी का बच्चा ना हाथी ये होगा, गधा का बच्चा गधा ही होगा, कुकुर का बच्चा कभी बिल्ली नहीं होगा। ये चीज है like to itself। अब ये जो होते हैं कि एकदम डिक्टो कॉपी भी हो सकते हैं जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे अपने पेरेंट के, और उनमें या डिक्टो कॉपी वो नहीं भी हो सकते हैं, उनके जैसे होंगे। डिक्टो कॉपी किसमें होंगे? जो असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, उस जगह पे उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन करते हैं। तो देखो जैसे मान लो ये कोई एक प्लांट है, किसका प्लांट है? मान लो बेटा गुलाब का, ठीक है, गुलाब का एक प्लांट है। अब इसको कट किया, यहां से कट करने के बाद इसको यहाँ पे आपने लगा दिया। अब कुछ समय के बाद ये वाला गुलाब जब बड़ा होगा, ये कौन है? इसका पेरेंट, और ये कौन है? इसका ऑफस्प्रिंग यानी कि डॉटर है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो पेरेंट है ये डॉटर बनाया अपना। तो अब बताओ कि क्या आप ये वाला गुलाब और ये वाला गुलाब जब पूरा मैच्योर हो जाएगा तो क्या आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हो क्या कि कौन पेरेंट है कौन ऑफस्प्रिंग है? नहीं कर सकते।
इसी को हम लोग कहते हैं कि एकदम जेरॉक्स कॉपी होता है, और उस चीज को कहा जाता है क्लोन। क्लोन वर्ड यूज किया जाता है, जो अपने पेरेंट की एकदम आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। तो क्लोन वर्ड यूज होता है किसके लिए? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की बात आई समझ में। अब रिप्रोडक्शन जो होता है ना, दो टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन आर टू टाइप। कौन कौन सा टाइप? कितने हैं इसके? दो टाइप। कौन कौन सा है? एक होता है असेक्सुअल, और दूसरा कौन सा है? आप पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में क्या होगा? यूनिपेरेंटल होंगे, है ना। जो असेक्सुअल वाले हैं कैसे होंगे? ये यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल माने इनमें एक ही पेरेंट होगा। ठीक है, कोई मेल या फीमेल अलग नहीं होगा, इसमें एक ही पेरेंट होगा जो कि नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा। और इनमें क्या होगा? गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है बेटा, और नहीं भी हो सकता है। गैमेट फॉर्मेशन में और में नॉट। कुछ केसेस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और फिर इसमें क्या होगा? जब गैमेट नहीं बना तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। जब जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बेटा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा ना। एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी नहीं होगा। और देखो, ठीक है बेटा, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अब इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? बाइपेरेंटल होगा। ये कैसा होगा? बाइपेरेंटल। और इसमें बाइपेरेंटल माने मेल का फॉर्म मेल होगा और फीमेल होगी। मेल फीमेल होगी तो उसमें मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। फिर इसमें जो है जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, वेरिएशन आएगा। लेकिन असेक्सुअल में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो असेक्सुअल है इसके भी कई टाइप होते हैं। जैसे बडिंग का फॉर्मेशन होगा। असेक्सुअल में हम लोग देख रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे क्या क्या हो सकता है? फ्यूजन हो सकता है, या बडिंग लिख लो, बडिंग हो सकता है और फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, बडिंग हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, या स्पोरिलेशन हो सकता है। स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है। स्पोर फॉर्मेशन के अलावा इसमें जो है रीजनरेशन भी हो सकता है। रीजनरेशन हो सकता है। रीजनरेशन के अलावा यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है दो टाइप का हो सकता है। एक आर्टिफिशियल हो सकता है और एक नेचुरल हो सकता है। नेचुरल में भी जैसे बाय रूट हो सकता है, बाय लीफ हो सकता है, बाय स्टेम हो सकता है। जैसे बाय स्टेम जो है आप देखो किसमें होता है? जो गुलाब वगैरह हो गया। ठीक है, बाय लीफ किसमें हो रहा है? फिल्म वगैरह में। अब आर्टिफिशियल जैसे कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, ये सब किसमें आता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन के आर्टिफिशियल टेक्निक्स में। बडिंग में बड का फॉर्मेशन होता है, वो बड जाके नए ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ईस्ट। ठीक है, बडिंग का एज वेल एज हाइड्रा। फिजन का एग्जांपल बैक्टीरिया। मेनली जो मोनेरन होते हैं उनमें क्या होता है? फिजन होता है। मोनेरन और करिस्टालियो। फ्रैगमेंटेशन जैसे किसमें होता है? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एक एल्गी है। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है मेनली किसमें होता है? ये फंजाई या फंगस में। रीजनरेशन किसमें हो गया? प्लैनेरिया। प्लैनेरिया। ठीक है, प्लैनेरियम में हो गया। इसके साथ साथ इसमें होता है ये स्टारफिश।
स्टार फिश में भी रीजनरेशन देखने को मिलता है। फिलहाल ये भी दो टाइप का होता है, आगे हम लोग डिटेल सीखेंगे, इसके बारे में एक्चुअली पूरा डिटेल दिया है क्लास 12 में। अभी के लिए इतना जाना असक्सेसफुल में। अब यहीं पे ना एनसीईआरटी में एक बात दिया गया है, आओ उस चीज हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी में एक चीज लिखा है कि जो यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, जो भी यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इनमें एक वर्ड लिखा है, इनके लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स। इसका मतलब एनसीईआरटी कहता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, इनके लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों सिनोनिम वर्ड है। इसका मतलब क्या? अब देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं बैक्टीरिया, ठीक है? ये बैक्टीरिया ले लिए, बैक्टीरिया की सेल वॉल सिर्फ रफली डायग्राम समझने के लिए लोग बना रहे हैं। अब देखो ये बैक्टीरिया क्या होगा, इसमें सेप्टम का फॉर्मेशन होगा, और सेप्टम का फॉर्मेशन होने के बाद ये जो सेप्टा है और साथ साथ इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। डिवाइड होना शुरू होने के बाद आप यहाँ पे देखो कि मान लीजिए दो अलग अलग बैक्टीरिया बन गए, ये इसका जेनेटिक मटेरियल। अब देखो यहाँ पे ये है पेरेंट सेल और ये कौन है, डॉटर सेल। ये कौन है, डॉटर सेल। तो अब आप देखो यहाँ पे ये जो पेरेंट है डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया, ये तो रिप्रोडक्शन है ना बैक्टीरिया का। कौन सा रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फिजन। अब यहाँ पे भी ये रिप्रोडक्शन है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों सेम होता है। सेम होता है मतलब रिप्रोडक्शन तो चलो ठीक है समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे यही ग्रोथ भी है। कैसे? अच्छा, ग्रोथ में हम लोग क्या देखते हैं, उसका नंबर बढ़ जाना, इंक्रीजमेंट इन मास, नंबर एंड साइज। आप देखो यहाँ पे इसका नंबर बढ़ रहा है ना, इस जगह पे एक पेरेंट था लेकिन कितना हो गया, दो डॉटर सेल हो गई। तो यहाँ पे इसका जो नंबर है वो नंबर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें ग्रोथ भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब यही जो मल्टी सेलुलर उनके लिए क्या होता है, जो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर, इनके लिए क्या होगा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर एक्सक्लूसिवली डिफरेंट। ये जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों क्या है, टर्म पूरे के पूरे अलग है, एक्सक्लूसिवली डिफरेंट। पूरे के पूरे क्या है, अलग। अब जैसे मान लो ह्यूमन है या कोई भी एनिमल है, उसमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है तो पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, एक नया जीव बन जा रहा है। लेकिन जो ग्रोथ हो रही है, अब हम लोगों में जैसे मान लो ग्रोथ होना है तो मोटे होंगे, बड़े होंगे, ये क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। लेकिन क्या इस ग्रोथ का रिप्रोडक्शन से कुछ लेना देना है, कुछ नहीं लेना देना है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे मल्टी सेलुलर होते हैं, उनमें ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये बात आई समझ में। चलो अब इसके बाद जो आता है हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन है लिविंग्स की या नहीं। आप देखिए रिप्रोडक्शन चलो ठीक है होता है ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन में होता है, लेकिन क्या सभी ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है, बोलो? नहीं होता। कैसे? क्योंकि जो है आप देखिए होंगे रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देना। आप अपने अगल बगल या अपने किसी लोगों से सुने होंगे कि कोई ऐसे पेरेंट हैं जिनकी कोई भी संतानें नहीं है, जिनकी कोई संतान नहीं है। तो क्या वे लिविंग्स नहीं है? हैं, भले वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। जैसे मान लो कोई एक पेरेंट है, उन पेरेंट के पास कोई भी संतान नहीं है, वे जो है इनकैपेबल है, यानी कि वे असमर्थ हैं संतानों को जन्म देने के लिए। वो कोई भी कंडीशन हो सकती है उनके अंदर, मान लीजिए एंजियोस्पर्मिया, ओलिगोजियोस्पर्मिया की कंडीशन, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिनके चलते वे क्या कर रहे हैं, नए ऑफस्प्रिंग को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। उनको हम लोग क्या कहेंगे, इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल कपल कहेंगे। और उन इनफर्टाइल कपल क्या है, ये रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शन है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, ये लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इसका एग्जांपल हम लोग क्या देखेंगे, इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल कपल, ठीक है। जो इनफर्टाइल कपल है उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि दे आर द एक्सेप्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, जो रिप्रोडक्शन हो रही है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग की नहीं है, ठीक है। आएगा समझ में। तो क्या जो इनफर्टाइल कपल है ये नॉन लिविंग हो गए? नहीं, इनमें ठीक है रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। बाकी जो क्राइटेरिया है, कॉन्शियसनेस वाला क्राइटेरिया है, और फिर इसके बाद है जो इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, ये सारी चीजें तो हो रही है ना। तो ये कुछ है, तो इस तरीके से ये थे किसी भी लिविंग से जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कोई अनडिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो जो बातें दी गई हैं, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की एक चीज छूटा था, उसको देख लेना। मेटाबॉलिज्म में एक चीज ये होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, कोई भी सेल है, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इन सारे केमिकल रिएक्शंस को मिला के हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। लेकिन अगर इसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग लैब में करें, टेस्ट ट्यूब के अंदर करें, जिसको हम इन विट्रो कहते हैं, ठीक है, तब ये हमारा मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ये जो समेशन है जब इस सेल के अंदर हो रहा है, यानी कि इन विवो हो रहा है, तब ये क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को बाहर करवा रहे हैं हम लोग, तब ये मेटाबॉलिज्म के कैटेगरी में नहीं जाएगा। वो रिएक्शन जो है, ठीक है, रिएक्शन आपका हो रहा है, लेकिन वो जो पूरा टेस्ट ट्यूब है वो नॉन लिविंग है, जो रिएक्शन हो रहा है वो ठीक है लिविंग रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।